अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम लोग पढ़ रहे हैं 4 मार्क क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुके थे, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज J, K and L were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:5:1। ठीक है। डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन है ये। लास्ट में लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन इट्स डिसोल्यूशन। ठीक है। सो यहाँ पे डिसोल्यूशन का है तो हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो पहले हम लोग एक जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। तो ये आएगा आपका सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट आपका रेडी। अब यहाँ पे सबसे पहले डेट का कॉलम ये हो गया। देन वी हैव गॉट दी पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। सो ये आपके कंप्लीट हो गया पूरे के पूरे फॉर्मेट्स। ओके, सो यहाँ पे JKL पार्टनर्स थे जिनका रेशियो है 4:5:1। 31 मार्च को उन्होंने फर्म को डिसॉल्व कर दिया। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 1,34,000 इन डेटर्स अकाउंट एंड अ बैलेंस ऑफ 14,000 इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सो यहाँ पे हमारे पास डेटर्स दिख रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास डेटर्स दिख रहे हैं 1,34,000 रुपीज के। देखिए जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं इस 4 मार्कर सीरीज में, आपके कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी इन सब क्वेश्चंस की। यहाँ पे जो प्रोविजन गिवन है वो गिवन है आपके पास 14,000। सो अल्टीमेटली आपके पास जो बाहर के कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में जो आपके पास डेटर्स दिख रहे होंगे दैट वुड हैव बीन 1,20,000। आगे लिखा हुआ है बोथ द अकाउंट्स वर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आप अमाउंट ट्रांसफर कर चुके हो। देखिए क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं इन सभी को आपको ट्रांसफर कर देना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो वही उन्होंने बोला है कि वो सब ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है। 4,000 ऑफ डेटर्स बिकेम बैड। देखिए आपके पास 134 के डेटर्स थे जिसमें से 4,000 के डेटर्स बैड हो गए, मतलब कि इनसे आपको पैसे नहीं मिल पाए। तो कितने से मिल गए होंगे पैसे आपके पास? 1,30,000। देखिए अगर हमारा ये नॉर्मल क्वेश्चन हो रहा होता दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का या तो फिर आपका 11th स्टैंडर्ड का, तो आप प्रोविजन के बारे में सोचते। पर यहाँ पे क्योंकि हमारी फर्म ही डिसॉल्व हो रही है तो ये लॉस हम लोग इसमें से माइनस नहीं करेंगे। हम लोग को ये देखना है कि अल्टीमेटली डेटर्स से पैसा मिल कितना रहा है। तो वी आर ओनली कंसर्न विद 1,30,000। आगे पढ़ते हैं। 4,000 of debtors became bad and nothing could be realized from them on dissolution। ठीक है। K agreed to look after the dissolution work। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4,000 का नुकसान हो गया है। सो अल्टीमेटली जो हमारे पास अमाउंट आ गया होगा वो आ गया होगा, सबसे पहले यहाँ पे डेट डाल देते हैं हम लोग, 2025 को उन्होंने फर्म डिसॉल्व किया है। तो यहाँ पे पहली एंट्री जो होगी आपकी दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखिएगा अगर आपके पास डेटर से अमाउंट आ रहा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लिखा क्या है कि 4,000 के बेड डेट्स हो गए, 134 में से 4,000 के बेड डेट्स हो गए तो बचा कितना? 130। तो वो तो अमाउंट आपके पास आ ही गया होगा। तो यहाँ पे तो इसकी एंट्री होगी, दिस विल बी 1,30,000 एंड 1,30,000 वंस अगेन। तो ये हो गया आपका डेटर्स रियलाइज्ड। लेटर से वही अमाउंट हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट उस 4,000 में कुछ भी नहीं करना होता, याद रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट लिखा हुआ है के, एक पार्टनर था के, agreed to look after the dissolution work for which he was allowed a remuneration of 16,000। K also agreed to bear dissolution expenses for which he was allowed a lump sum payment of 4,000।
देखिए समझिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे के एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया। के को बोला गया कि भैया देखो तुमको पूरा ये डिसोल्यूशन का वर्क करवाना है, तुमको पूरी फर्म बंद करवानी है, जितने भी एसेट्स हैं बिकवाने हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। इस पूरे काम के लिए हम आपको एक रेम्यूनरेशन, अ टाइप ऑफ सैलरी, कमीशन देंगे। आपको कितना? 16,000। ये फिक्स कर दी गई है। इज दैट क्लियर? आपको 16,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब क्या होता है कि देखिए डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो होता है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इतना इजी नहीं होता, इतना आसान नहीं होता कि एक बार में खत्म हो जाए। ठीक है, उसके लिए कुछ ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं जो हमारे कंपनी के एसेट्स को बिकवाएंगे। तो यहाँ पे उसके लिए बोला गया कि के को 4,000 रुपए इस चीज के लिए भी दिए जाएंगे, बट उसको पूरा काम करना है और खर्चे उसको ही देखने हैं। यहाँ लिखा हुआ है के ऑल्सो एग्रीड टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। उसने बोला कि भैया मैं पूरे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस संभाल लूंगा, मेरे को बस आप 4,000 रुपए दे देना। अब अगर 5,000 का खर्चा हुआ तो फर्म इज नॉट लायबल टू पे मोर देन 4,000 फॉर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, 4,000 रुपए में ये अमाउंट तय हो गया है। आगे लिखा हुआ है एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 6,500। मैंने को भी समझाया था कि यहाँ पे फर्म विल नॉट पे एक्स्ट्रा अमाउंट। आगे देखते हैं, एंड द सेम वर पेड फ्रॉम द फर्म्स कैश। अब समझिएगा यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे के को सबसे पहले 16,000 रुपए, 16,000 रुपीज देने का वादा किया गया, वो तो हम उसको देंगे ही देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको 4,000 रुपए और देंगे। तो अल्टीमेटली वी हैव टू पे, दैट इज द फर्म हैज टू पे 20,000 टू मिस्टर के फॉर हिज वर्क। अब हुआ ये है 6,500 रुपीज का खर्चा एक्चुअल में हुआ डिसोल्यूशन का, और ये खर्चा पे करना चाहिए था मिस्टर के को, पर ये पे कर किसने दिया? दिस वॉज पेड बाय द फर्म्स कैश। तो मतलब कि फर्म ने पे कर दिया है 6,500 ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर के। इज दैट क्लियर? अब आप खुद सोचिए, द फर्म हैज टू पे 20,000 टू के, जिसमें से 6,500 रुपए, 6,500 फर्म ने ऑलरेडी किसी को पे कर दिए ऑन बिहाफ ऑफ के। तो के को अब कितना पैसा मिलेगा? जितना ये पे हो चुका है इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग सिंपली। सो के विल अल्टीमेटली गेट 20,000 minus 6,500, 13,500 रुपीज। इज दैट ओके? देखिए 16,000 तो हमको देने ही था, 4,000 हमको देने थे उसको लमसम अमाउंट के कि तुम्हारे डिसोल्यूशन का जो भी एक्सपेंसेस होगा उसके 4,000 तक हम कवर कर रहे हैं, दैट इज फर्म कवर कर रही है उसको। अल्टीमेटली उसको कितना मिलना चाहिए था? 20,000। अब 20,000 जो फर्म के को देती, अब फर्म ने क्या कर दिया, 6,500 के के बिहाफ पे किसी को पे कर दिए। तो क्या के को अभी भी 20,000 पे करेगी क्या फर्म? नहीं पे करेगी। कितना पे करेगी फिर? जितना रिमेनिंग अमाउंट है। तो दैट विल बी हाउ मच? 13,500। क्लियर? सो नाउ के विल गेट 13,500। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे आप, इट इज ओनली realization account debit to case capital and to बैंक अकाउंट। सो यहां पे देखिए फर्म का खर्चा था कितना? फर्म का एज अ होल खर्चा था 20,000। फर्म ने बाहर वाले इंसान को, दैट इज के की बिहाफ में कितना पे कर दिया? 6,500, जो फर्म के कैश से गया। तो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे बैंक की जगह पर कैश कर लेते हैं। सो यहाँ पे कैश कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग ऊपर भी इसको कैश ही कर लेते हैं क्योंकि फर्म्स कैश बोला गया है, तो वो लोग कैश बताना चाह रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बैंक लिखें चाहे कैश लिखें, इससे भी फर्क नहीं पड़ता एज सच। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे कर दिया जाएगा मिस्टर के को। तो फर्म की लायबिलिटी थी एज अ होल 20,000 की, जिसमें से 6,500 बाहर वाले को पे कर दिया गया। तो जितना रिमेनिंग होगा वो पे कर दिया जाएगा के को। रेम्यूनरेशन paid to
क्लियर? ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट खत्म। नेक्स्ट लिखा हुआ है and the same were paid by the firm's cash. Loss on dissolution amounted to 37,000. अब एज अ होल डिसोल्यूशन करते समय लॉस हो गया, तो ये जो लॉस है इसको बेयर करेंगे ऑल द थ्री पार्टनर्स, दैट इज जे, के एंड एल इन देयर 4:5:1 के रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी आपकी जे's कैपिटल अकाउंट डेबिट, के's कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल account debit to realization account. So there is a loss of 37,000 as a whole. So 37,000 rupees का अगर लॉस है तो ये बांटना है आपको किस रेशो में? ये बांटना है आपको 4:5:1 के रेशो में। तो 37,000 डिवाइड बाय 4:5:1, तो L का आ जाएगा आपका 3700 और 12 14,800 आ जाएगा आपका, दैट इज J में, और K में आ जाएगा आपका 14, 17, 18,500। तो यह आ गया आपका 4:5:1 के रेशियो में इन लोगों ने ये लॉस को बांट लिया। क्लियर? इसका जो नरेशन हो जाएगा दैट विल बी रियलाइजेशन लॉस रिटर्न ऑफ। सो ये आपने राइट ऑफ कर दिया पार्टनर्स के बीच में। सो ये थी 3 एंट्रीज फॉर योर 4 मार्क क्वेश्चन। क्लियर? ये 3 एंट्रीज हो गई और इसका एज सच वर्किंग नोट तो था नहीं, बट ये एक्सप्लेनेशन था, तो यही आपका वर्किंग नोट हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे।